हेलो, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ वर्किंग थ्योरम वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो ये लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना। क्वेश्चंस जो होगा हम लोग एंड में करेंगे, सब जब थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ना तो क्वेश्चन एंड में करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15 में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल केसेस में और फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, तो मान लो बहुत ही सिंपल केस ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक F1, ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक है, और एक F2, ये एग्जैक्टली अपोजिट लग रहा है ना। सच दैट ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में S, है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस दौरान इसके ऊपर वर्क देखना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए पहले पता करो यहाँ से यहाँ जाते वक्त इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो ऑफकोर्स देख के पता चल जा रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप सिस्टम लेंगे तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन तो जीरो है, तो इंटरनल फोर्स आपको देखना नहीं है ना। आप अगर इमेजिन करो तो इसमें इतने सारे एटम्स है ना। एक एटम अपने नेबरिंग एटम से फोर्स वगैरह लगा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क डन आपको पता है रिजिड ऑब्जेक्ट के केस में इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है, ब्लॉक, है ना। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, पहले सिस्टम चूज़ करो। सिस्टम में क्या लियो, ब्लॉक। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, है ना। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो समझ में आते जाएगा आपको। तो मान लो सिस्टम पे ब्लॉक ले रहे हो, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये रिजिड है। तो हमें टोटल वर्क डन में खाली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा। मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ तो सूडो फोर्स वगैरह नहीं आएगा। 99.9% क्वेश्चन में सूडो फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैं सूडो फोर्स लेना भूल गया, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे बैठ के वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्सेस में F1 का वर्क डन आएगा, F2 का आएगा, नॉर्मल और mg तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा, है ना। नॉर्मल mg सब लिख देते हैं, चलो लिखने का तो सब लिख सकते हो। तो इस ऑब्जेक्ट पे F1 F2 नॉर्मल mg फ्रिक्शन, ये सब बाहर की दुनिया के लोग लगा रहे। ठीक है ना, सीधे सिस्टम में आपने ब्लॉक को लिया था, तो ज़मीन जो फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन और नॉर्मल बाहर का है, अर्थ जो फोर्स लगाएगा mg वो बाहर का फोर्स है, F1 F2 तो अप्लाइड फोर्स है बाहर से, एंड सो ऑन। ठीक है, अब टोटल वर्क डन दिस प्लस दिस हो जाएगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब वो अलग बात है, आपको F1 का वर्क डन निकालना है तो F1s cos 30 लिख दो, F1s cos 30, F2 का वर्क डन निकालना है तो माइनस F2s हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन लग भी रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में Fk, तो फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस Fks, है ना। वर्क डन में नॉर्मल जीरो होगा, वर्क डन में mg जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, mg और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्सेस ये होगा, है ना। ये आप डिटेल कैलकुलेशन करते रहना, या डेटा दिया रहेगा तो पुट करते रहना। यहाँ तो मैं खाली इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, है ना, पूरा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखते हैं हम लोग, है ना। अब टोटल वर्क डन में यहाँ पे क्या आएगा, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन तो जीरो है और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन ये आएगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ये ब्लॉक, ठीक है, तब इसका स्पीड अगर v है और यहाँ पे इसका स्पीड u था, ब्लॉक का मास मान लो m है, तो हाफ mv² माइनस u²। ठीक है, ओके, तो ये एक था। अब एक और केस लेते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब एक नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट वाला केस लेते हैं। नॉन रिजिड सिस्टम है ना, यानी सिस्टम के का शेप साइज जो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए मान लो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। ओके, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया है, तो मैंने सिस्टम में क्या लिया है, तो इसका मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्जन लेता हूँ। डिफ़िकल्ट मतलब इससे थोड़ा अच्छा वर्जन ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिस्टम में मैंने ब्लॉक प्लस स्प्रिंग लिया है मान लो। ठीक है, तो ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है ना। ओके, तो अगर इस सिस्टम को देखें तो इंटरनल फोर्सेस तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, है ना। इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना।
ओके क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे लगा रहा या स्प्रिंग ब्लॉक पे लगा रहा, कैसे भी सोचना है सोचो, ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्सेस में स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा और एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिस्टम में क्या आएगा तो अगर आप सिस्टम पे ध्यान से सोचो तो सिस्टम के कांटेक्ट में कौन है, रूफ है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस में फोर्स बाय रूफ आएगा और फोर्स बाय ग्रेविटी आएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम पहचान लिए, इंटरनल फोर्सेस में एक ही फोर्स है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना। और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके पास वर्क डन बाय रूफ वाला फोर्स आएगा और वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम लोगों ने किसी प्रीवियस लेक्चर में, इसके इमीडिएटली प्रीवियस वाला ने किसी पुराने लेक्चर में निकाला है ना, शायद 4-5 लेक्चर पहले हम लोगों ने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाला था। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन भी आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स का आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस में रूफ का वर्क डन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब स्प्रिंग का वर्क डन तो आपको पता है, हाफ के इनिशियल डिफॉर्मेशन स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन बाय रूफ 0 होगा क्योंकि रूफ जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट जो है डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, रूफ इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। इस सिस्टम के इस पॉइंट पे ही तो रूफ फोर्स लगा सकता है, लेकिन ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो वर्क डन बाय रूफ 0 होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अगर ये नीचे जा रहा होगा तो प्लस mgh, ऊपर जा रहा होगा तो माइनस mgh, तो मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है ना, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। तो ये जब यहाँ पे था तब इसका स्पीड मान लो तो u है, और जब ये यहाँ पे पहुँचा तब इसका स्पीड मान लो v है, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, है ना। तो ये हो गया आपका वर्क ए थ्योरम, है ना। वो तो डिटेल्स आप h कितना होगा, x1 xi xf के टर्म्स में सब निकाल सकते हो, सब डिटेल क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे मैं खाली यही दिखाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ को आप सिस्टम लोगे तो पहले तो पहचानो सिस्टम के कॉन्टैक्ट में कौन कौन है बाहर की दुनिया का। तो यहाँ पे सिर्फ छत था, तो छत का फोर्स का वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और इस सिस्टम पे बिना कॉन्टैक्ट पे बाहर की दुनिया से कौन फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटी, ठीक है। 12th में जब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा तो वहाँ पे चार्जेस वगैरह आ जाएंगे, लेकिन अभी तो चार्जेस वगैरह वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे खाली बाहर से बिना छुए ग्रेविटी लगा सकता है और छू के छत लगा सकता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम में रूफ का फोर्स आएगा, रूफ का वर्क डन आएगा और ग्रेविटी का आएगा, ठीक है। इंटरनल फोर्स यहाँ पे बस एक ही है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा इतना होता है और रूफ का वर्क डन इस केस में 0 है, और ग्रेविटी का वर्क डन प्लस mgh या माइनस mgh डिपेंडिंग ऑन ये अर्थ की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है, सो ऑन, इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। अब यहाँ पे याद रखना ये मासलेस होता है, आइडियल स्प्रिंग है मतलब मासलेस है। मासलेस है तो सिस्टम में बस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी लेना है, स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही रहेगा हमेशा, चाहे स्प्रिंग मूव करे ना करे, स्प्रिंग का मास ही 0 है ना। तो आइडियल स्प्रिंग है मतलब मासलेस है, आइडियल मतलब क्या, मासलेस। तो अगर आइडियल स्प्रिंग यानी मासलेस स्प्रिंग है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में सिर्फ ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी आएगा, स्प्रिंग का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा इलस्ट्रेशन था, इसके ऐसे कर करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो खाली शुरू में टाइम लगेगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर फोर्स का वर्क डन। याद रखना टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो टोटल वर्क डन में कोई फोर्स का वर्क डन छूट ना जाए, ठीक है। तो नॉन रिजिड सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स का वर्क डन आएगा, और रिजिड सिस्टम के लिए सपोज इस ब्लॉक को आपने सिस्टम लिया प्लस, तो सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम में लिया है तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 आएगा, ठीक है। ओके चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।